रिलेशन। हेडिंग डाल लीजिए बेटा, स्ट्रेस स्ट्रेन ग्राफ। स्ट्रेस स्ट्रेन ग्राफ बड़ा इंपॉर्टेंट ग्राफ है बेटा। स्ट्रेस स्ट्रेन ग्राफ, तो नाम से ही पता चल रहा है बेटा, हम ग्राफ ड्रॉ करेंगे किस किस के बीच में, टू फिजिकल क्वांटिटी, स्ट्रेस एंड स्ट्रेन। हुक्स लॉ का यहां बड़ा इंपॉर्टेंट रोल होगा, बिकॉज हुक्स लॉ टेल दैट इफ वी रिमेन विद इन इलास्टिक लिमिट देन द स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन। लेकिन जब इलास्टिक लिमिट क्रॉस हो जाएगी तब वायर किस तरह से बिहेव करेगा? ऑलमोस्ट सारे वायर सेम तरीके से ही बिहेव करते हैं बेटा। कुछ इंपॉर्टेंट बातें देखनी है हमें, कैसे कैसे वायर बिहेव करता है। स्ट्रेस स्ट्रेन रिलेशनशिप फॉर ए वायर, वायर की बात करेंगे बेटा। मान लीजिए हमारे पास एक वायर है और हमने इस वायर को क्या कर दिया, किसी फिक्स सपोर्ट से बांध दिया, ऊपर फिक्स सपोर्ट लगा दी बेटा। एक एक्सपेरिमेंटल सेटअप है, जब एक्सपेरिमेंटल सेटअप है तो हम भी यहां पर एक डायग्राम तो बना ही सकते हैं। यहां हमारे पास एक पॉइंटर हो गया बेटा, एक स्केल भी लगाएंगे, वायर की लेंथ मेजर करेगा। एक स्केल यहां पर लगा देते हैं वायर की लेंथ मेजर करने के लिए। ये स्केल आ गया बेटा। इस वायर की लेंथ हम लोग कैपिटल स्मॉल एल मान लेते हैं, ओरिजिनल लेंथ एल लेंथ का वायर है। ए एरिया यहाँ क्रॉस सेक्शन है, ये ए एरिया हो गया, क्रॉस सेक्शन हो गया ए। अब हम यहाँ फोर्स बढ़ाएंगे बेटा। फोर्स कैसे बढ़ाते हैं प्रैक्टिकली, यहाँ एक स्टैंड लगा देंगे, या तो ये स्टैंड वेटलेस होगा, अदरवाइज इसका वेट मास के अंदर ऐड करेंगे बेटा, हर बार ऐड करना पड़ेगा। यहाँ हम वेट रखते जाएंगे, जैसे जैसे वेट रखते जाएंगे वैसे वैसे क्या होगा बेटा, जैसे जैसे यहाँ वेट बढ़ाते जाएंगे फोर्स बढ़ता चला जाएगा, mg बढ़ता चला जाएगा। और जब फोर्स बढ़ेगा तो फोर्स डिवाइडेड बाय एरिया, फोर्स डिवाइडेड बाय एरिया गिव अस स्ट्रेस एंड लेंथ इंक्रीज होगी। जैसे जैसे फोर्स बढ़ाएंगे ये वायर नीचे 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 आता जाएगा, चेंज इन लेंथ बढ़ती जाएगी। और जब चेंज इन लेंथ बढ़ेगी, चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ इज कॉल्ड स्ट्रेन। स्ट्रेन बढ़ेगा बेटा, स्ट्रेन बढ़ेगा तो स्ट्रेस के साथ उसका एक रिलेशन बन जाएगा। हम एक ग्राफ ड्रॉ करेंगे और हमें मिल जाएगा स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व। फोर्स बढ़ाने से एक्सटेंशन बढ़ेगा, स्ट्रेस बढ़ाने से स्ट्रेन बढ़ेगा। हम एक ग्राफ बनाएंगे। कैसे ग्राफ बनाएंगे बेटा? ना केवल ग्राफ बनाएंगे बल्कि उसे बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे, बहुत बढ़िया तरीके से लिखवाएंगे बेटा पूरा, और उसको एक्सप्लेन करेंगे। चलिए शुरुआत करते हैं। स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व, ये हमारा एक्सपेरिमेंटल सेटअप हो गया बेटा। वाई एक्सिस पर स्ट्रेस ले लिया और एक्स एक्सिस पर स्ट्रेन ले लिया बेटा। वाई एक्सिस पर स्ट्रेस, एक्स एक्सिस पर स्ट्रेन। बताइए जब मैं यहां कोई फोर्स नहीं लगाऊंगा स्ट्रेस कितनी होगी बेटा? जीरो। जब कोई फोर्स नहीं होगी तो स्ट्रेस कितनी होगी? जीरो। स्ट्रेन कितनी होगी जरा बताइए बेटा? जब हम स्ट्रेस जीरो कर देंगे तो स्ट्रेन कितनी होगी यहां पर? कोई बता सकता है बेटा मुझे? जीरो होगी, क्योंकि बिल्कुल बेटा, बिल्कुल सही कह रहे हो आप, जीरो। स्ट्रेस नहीं है तो स्ट्रेन नहीं होगी। ग्राफ हमारा ओरिजिन से शुरू होगा, बहुत ध्यान से समझिए। ओ पॉइंट को हम कहेंगे ओरिजिन, यहीं से ग्राफ शुरू होगा। जैसे जैसे स्ट्रेस बढ़ाते जाएंगे वायर की लेंथ बढ़ती जाएगी बेटा, और स्ट्रेन भी बढ़ता चला जाएगा। हुक कहते हैं अगर इलास्टिक लिमिट क्रॉस ना करे तो स्ट्रेस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन, दैट इज कॉल्ड व्हाट? हुक्स लॉ। तो शुरुआत में स्ट्रेस बढ़ा रहे हैं बेटा, स्ट्रेन भी बढ़ती जा रही है। स्ट्रेस बढ़ा रहे हैं, स्ट्रेन भी बढ़ रही है। आपका एक ग्राफ आएगा, ये ग्राफ आपका स्ट्रेट लाइन ग्राफ आएगा। स्ट्रेट लाइन ग्राफ ए पॉइंट तक, ए पॉइंट तक ग्राफ स्ट्रेट लाइन आएगा। ए पॉइंट को क्या नाम देते हैं बेटा? नाम लिखा देता हूं मैं पहले, फिर हम क्या करेंगे, इनको एक्सप्लेन भी करेंगे, ठीक है? तो ए पॉइंट को हम क्या कहेंगे बेटा? ए पॉइंट को हम कहते हैं प्रोपोर्शनल लिमिट। प्रोपोर्शनल लिमिट, क्योंकि यहां एस स्ट्रेस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन चल रहा है। यहां तक इस समय जो स्ट्रेस हो गई वो हो गई S1,
स्ट्रेस कितनी हो गई बेटा S1 और स्ट्रेन भी कुछ हो गई होगी इसके करस्पॉन्डिंग, ये आपकी कुछ स्ट्रेन आ गई। O से S तक ग्राफ स्ट्रेट लाइन रहेगा। A पॉइंट को हम नाम देंगे, क्या नाम देंगे बेटा A पॉइंट को? प्रोपोर्शनल लिमिट, क्योंकि यहां स्ट्रेट लाइन ग्राफ है। इसके बाद अगर हम स्ट्रेस और बढ़ाएं और फोर्स यहां लगा दें तो क्या होगा? स्ट्रेस के बढ़ने से स्ट्रेन बढ़ेगी, लेकिन हम क्या देखते हैं ग्राफ अब स्ट्रेट लाइन नहीं है बेटा, थोड़ा सा कर्व हो गया, थोड़ा सा बैंड हो गया अंदर की तरफ। इसका मतलब अब प्रोपोर्शनैलिटी खत्म हो गई, लेकिन अभी इलास्टिक लिमिट खत्म नहीं हुई है। इस बी पॉइंट तक यानी स्ट्रेस होगी S2। S2 स्ट्रेस तक कभी भी अगर हम स्ट्रेस को जीरो करें, इन वेट को हटा दें, वायर कंप्लीटली पूरी तरह से बिल्कुल ओरिजिनल स्टेट में वापस आ जाएगा, जैसा बिल्कुल वो स्टार्टिंग में था। इस बी पॉइंट को हम नाम देते हैं बेटा, इस बी पॉइंट को हम नाम देते हैं इलास्टिक लिमिट। इन सब की डेफिनेशंस पूछी जा सकती हैं। बी पॉइंट को क्या नाम देंगे? इलास्टिक लिमिट। यानी O से B तक कभी भी अगर स्ट्रेस को जीरो करा जाए तो वायर ओरिजिनल शेप में वापस आ जाता है। ठीक है बेटा, इसके बाद की कहानी, यहां इलास्टिक लिमिट खत्म हो जाती है बेटा। अब अगर हमने और थोड़ी शरारत करी, हमने और ज्यादा यहां वेट बढ़ाया तो स्ट्रेस बढ़ेगी, स्ट्रेन बढ़ेगी। अब वायर का डीफॉर्म होना तय है, वायर का डीफॉर्म होना तय है बेटा। ठीक है, अब वायर को डीफॉर्म होने से कोई नहीं बचा सकता। ठीक, ये कहानी बिल्कुल इस तरह से है। चलो एक सिंपल सी कहानी बताते हैं बेटा, कि जैसे मान लीजिए आप किसी शॉप पर शॉपिंग करने जाते हैं। शॉपिंग करने के लिए जब आप जाते हैं तो क्या होता है, आपसे दुकान वाला कहता है जी 2 दिन के अंदर आप इसे बदल सकते हैं। उसने एक आपको लिमिट दी कि 2 दिन तक आप इसे बदल सकते हैं, आपको 100% पैसे वापस मिल जाएंगे। अगर 100 रुपए की शर्ट है, आपको एग्जैक्टली 100 रुपए वापस मिल जाएंगे। यानी आप, उसने बी तक की लिमिट दे दी, बी तक लिमिट दी है, यहां तक आप सामान वापसी कर दो, आपका पैसा वापसी हो जाएगा। उसके बाद लेकिन क्या होगा बेटा, उसके बाद क्या होगा? उसके बाद दुकान वाला कहता है चलिए और 2 दिन की हम लिमिट देते हैं, लेकिन उन 2 दिनों में आपको सामान तो वापसी हो जाएगा, लेकिन उसका चार्ज कटेगा। चार्ज कटेगा मतलब कि आपको 20 रुपए, मान लो उसने एक अमाउंट रखा कि जी आपको 20 रुपए कटवाने पड़ेंगे, पैसे कितने मिलेंगे? 80 रुपए। यानी पहले 2 दिन में अगर आपने वापस कर दिया तो मिलेगा आपको 100 रुपए कंप्लीट 100%। लेकिन अगर आपने 2 दिन के बाद विद इन नेक्स्ट 2 डे वापस करा तो आपको 80 रुपए मिलेंगे। वापसी तो हो जाएगा सामान, लेकिन 80 रुपए मिलेंगे। चलिए जी, ये भी बात ठीक है। उसके बाद क्या होगा? अगर मान लो हम 1 हफ्ते बाद वापसी करें, 1 महीने बाद वापसी करें, 1 साल बाद वापसी करें, तो दुकान वाला क्या कहता है कि जी वापसी तो हो जाएगा, लेकिन पैसे वापस नहीं मिलेंगे, जीरो वापस मिलेंगे। 4 दिन के बाद सामान वापसी हो जाएगा, लेकिन पैसे वापस नहीं होंगे। बिल्कुल उसी तरह से यहां पर कहानी है बेटा। वायर कहता है कि आप 0 से S2 तक, 0 से S2 तक स्ट्रेस बढ़ाओ, स्ट्रेन बढ़ेगी, आप बी पर पहुंच जाएंगे। फोर्स जैसे ही हटाएंगे पूरी तरह से वापस आ जाएगा, ये पूरी तरह वापस आ जाएगा। लेकिन अगर आप थोड़ा सा और ऊपर चले गए, यहां चले गए, एक पॉइंट आ गया सी, एक पॉइंट आ गया बेटा सी, इस पॉइंट तक अगर आपने स्ट्रेस को जीरो किया, स्ट्रेस को जीरो किया S3 पर, S2 और S3 के बीच में स्ट्रेस को जीरो किया, तो वायर वापस तो आएगा, लेकिन पूरी तरह से वापस नहीं आएगा। इसका कुछ पार्ट बच जाएगा, कुछ पार्ट इसके अंदर
बच जाएगा। इस बचे हुए स्ट्रेन को, कुछ स्ट्रेन जो बच गया वायर में, पूरी फोर्स हटाने के बाद भी इस बचे हुए स्ट्रेन को हम क्या कहते हैं बेटा? इसे हम कहते हैं परमानेंट सेट। इसे हम क्या कहते हैं? परमानेंट सेट। पूछा जाता है बेटा स्ट्रेस स्ट्रेन रिलेशन में परमानेंट सेट क्या होता है? तो परमानेंट सेट क्या है बेटा? जब आप इलास्टिक लिमिट से ऊपर चले जाते हैं तो कुछ दूरी तक स्ट्रेस जीरो करने पर वापस तो आता है वायर, लेकिन पूरी तरह से वापस नहीं आता। तो जितना पार्ट वापस नहीं आता, जितनी लेंथ खिंची रह जाती है, उसे क्या कहते हैं? परमानेंट सेट कहते हैं। बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक बेटा, परमानेंट सेट कहते हैं उसे। ठीक है। उसके बाद ये जो बी पॉइंट है बेटा, इसका एक और नाम रखा जाता है। देखो कितनी गजब की बात है, बी पॉइंट का नाम, दो नाम रखे गए हैं, दोनों बड़े इंपॉर्टेंट है बेटा। अगर हम ओ से बी तक जाएं तो बी है प्रोपोर्शनल लिमिट, लेकिन अगर हम बी से सी तक जाएं तो एक नया बड़ा प्यारा सा नाम इसका रखा गया है बी पॉइंट का, दैट इज कॉल्ड यील्ड पॉइंट। इसी पॉइंट को हम क्या कहते हैं बेटा? यील्ड पॉइंट। यहां यील्डिंग शुरू हो गई। यील्डिंग मतलब पैदावार। जब कोई फसल ग्रो करती है तो उसे यील्ड कहते हैं। तो अब ये वायर यील्ड होने लगा। जैसे एक पेड़ का तना बढ़ने लगा, ऐसे ये यील्ड होने लगता है बेटा। ठीक है, सी पॉइंट तक। लेकिन अगर हम सी पॉइंट के आगे चले जाएं, मतलब स्ट्रेस को S3 से भी ऊपर कर दें, तो क्या होगा? होगा ये कि अब वायर जैसे ही और ऊपर जाएगा, अब भैया वापस नहीं आएगा। अब जितनी स्ट्रेन हो गई, कंप्लीटली उतनी ही स्ट्रेन वायर के अंदर रहेगी। अब थोड़ा सा भी वायर वापस नहीं आएगा, और थोड़ा सा भी वायर नहीं आएगा। परमानेंटली वायर जो खिंच गया वो खिंच गया, अब वापस नहीं आएगा। और धीरे धीरे एक और आदत डेवलप होगी बेटा, एक और फिजिकल चेंज आने शुरू होंगे। अब वायर का जो डायामीटर है वो अनइवन तरीके से डिक्रीज होना शुरू हो जाएगा। मतलब डायामीटर तो अभी भी चेंज हो रहा था, वही सोचिए लेंथ बढ़ रही है तो कुछ डायमीटर में चेंज आएगा, लेकिन अब आएगा बेटा वो वायर अनइवनली चेंज होगा। कहीं से ज्यादा, कहीं से कम। कहीं से ज्यादा वायर पतला होगा, कहीं से कम वायर पतला होगा। इसे कहते हैं हेड एंड नेक फॉर्मेशन। हेड और नेक फॉर्मेशन वायर की मिलने लगेगी और हम इसे बढ़ाते जाएंगे। एक पॉइंट ऐसा आएगा बेटा लास्ट में, जहां आकर वायर क्या हो जाएगा? टूट जाएगा, कहीं ना कहीं से टूट जाएगा। इस डी पॉइंट को कहेंगे फ्रैक्चर पॉइंट और ब्रेकिंग पॉइंट। ब्रेकिंग पॉइंट या फ्रैक्चर पॉइंट। इस समय जो स्ट्रेस होगी बेटा, उस स्ट्रेस को कहते हैं S4। S4 इज कॉल्ड, S4 को क्या कहते हैं बेटा? इसे कहते हैं S4 इज कॉल्ड ब्रेकिंग स्ट्रेस। इस पॉइंट को हम ब्रेकिंग स्ट्रेस कहेंगे। ठीक है, तो ब्रेकिंग स्ट्रेस, ये वाली स्ट्रेस होगी ब्रेकिंग स्ट्रेस। यहां पर आकर वायर टूट जाएगा। और ये आपका ग्राफ है बेटा, जिसे हम कहते हैं स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व। एक बात और ध्यान रखिएगा बेटा, यहां पर O से लेकर B तक का जो पार्ट है, O से B तक का पार्ट जो है, इसे कहते हैं इलास्टिक रेंज। और B से D तक का जो पार्ट है, इसे कहते हैं बेटा प्लास्टिक रेंज। दो रेंज है, अभी ग्राफ में मैं अलग से बता दूंगा, जब मैं लिखाऊंगा अलग से मैं ग्राफ में बताऊंगा इलास्टिक रेंज और प्लास्टिक रेंज। फटाफट से बताइए बेटा, किसी बच्चे को कहां प्रॉब्लम आ रही है? वैसे अभी डिटेल में लिखेंगे इन्हें और प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। पीयूष बताएंगे बेटा। सर मेरे को यील्ड पॉइंट समझ नहीं आया। यील्ड पॉइंट का मतलब ये है बेटा, देखो यील्ड मतलब होता है किसी पौधे का बड़ा होना। कोई पौधा जब धीरे धीरे बड़ा होता है ना, तो बायोलॉजी में इसे हम कहते हैं यील्ड होना। ठीक है, यील्ड हो रहा है। तो नॉर्मली वायर देखो यहां बी तक क्या हो रहा था? वायर बड़ा तो हो रहा था, लेकिन वापस आ रहा था। वायर पर फोर्स लगाई, बड़ा हो गया,
फोर्स हटा दी, वापस आ गया। तो यहां पर कोई एक्चुअल वास्तविक रूप से वायर एक्सटेंड नहीं हो रहा। लेकिन बी के बाद अगर आपने फोर्स बढ़ा दी, बी एक ऐसा स्पेसिफिक पॉइंट है, उसके बाद अगर आपने स्ट्रेस को बढ़ाया तो स्ट्रेन आएगी ही आएगी। यहां तक थोड़ी आएगी, थोड़ी आएगी मतलब जितनी आएगी उसमें से कुछ वापस आ जाएगी। लेकिन सी के बाद तो बिल्कुल भी वायर वापस नहीं आएगा। ठीक है, तो वायर बढ़ना शुरू हो गया, अब वो वापस नहीं आएगा, कुछ ना कुछ तो वो चेंज हो ही गया। तो इसलिए बी पॉइंट का नाम रख दिया ईल्ड पॉइंट, बढ़त पॉइंट, बढ़ने का पॉइंट, जहां से वायर का बढ़ना शुरू हुआ। क्लियर? यस सर। जी शाश्वत बताइए। सर एक शाश्वत, फ्रैक्चर पॉइंट के अंदर, फ्रैक्चर पॉइंट का मतलब होता है बेटा कि इस ग्राफ के अंदर ऐसी जगह जहां पर आकर वायर टूट जाएगा। ठीक है, तो फ्रैक्चर पॉइंट एक पॉइंट है, इसका कोई फिजिकल, इसका कोई जिसे कहते हैं ना, कोई मेजरमेंट नहीं है, इसका कोई फिजिकल क्वांटिटी नहीं है ये फ्रैक्चर पॉइंट। ये तो एक पॉइंट है जहां पर टूट गया, भैया फ्रैक्चर पॉइंट आ गया। लेकिन ब्रेकिंग स्ट्रेस, ब्रेकिंग स्ट्रेस वो स्ट्रेस है, वो फोर्स पर यूनिट एरिया है जहां पर वायर टूट जाएगा। यानी ये एक फिजिकल क्वांटिटी है, इसे नापा जा सकता है, इसकी वैल्यू बता सकता हूं मैं, इस वायर की वैल्यू इतनी होती है। ठीक है, तो सर दोनों सेम है और ब्रेकिंग स्ट्रेस की वैल्यू है। ब्रेकिंग स्ट्रेस की वैल्यू है, और उस वैल्यू पर जो धमाका होगा, जो नुकसान होगा, उसे ब्रेक कहते हैं, ब्रेकिंग पॉइंट कहते हैं कि भैया यहां आकर ब्रेकिंग पॉइंट आ गया। ठीक है, रमन बताएं बेटा। रमन सर एक बार परमानेंट सेट समझा दीजिए। परमानेंट सेट बताता हूं बेटा मैं। देखिए परमानेंट सेट क्या होता है, ये मैं लिखवाऊंगा भी बेटा, अभी लिखते लिखते भी आएगा, लेकिन समझ लो। परमानेंट सेट ये होता है बेटा कि बी पॉइंट तक आपने स्ट्रेस बढ़ाई कितनी, S2। बी पॉइंट तक आपने कितनी स्ट्रेस बढ़ाई, S2। ठीक है, अगर यहां से यहां तक S2 तक आप कभी भी फोर्स को वापस लेंगे, फोर्स को घटाएंगे, तो वायर पूरी तरह से कंप्लीटली 100% वापस आ जाएगा। लेकिन बी के बाद सी पॉइंट तक, यानी स्ट्रेस हुई S2 से S3 तक, इसके बाद अगर आप स्ट्रेस को घटाएंगे तो वायर वापस तो आएगा, लेकिन 2, 4, 10% वापस नहीं आएगा, 90% वापस आ जाएगा। 2, 4%, 10% वापसी नहीं आएगा, ये डिपेंड करेगा मटेरियल पर। तो जो पार्ट वापस नहीं आया, जितनी स्ट्रेन वायर में परमानेंट हो गई, उसे क्या कहते हैं, परमानेंट सेट कहते हैं बेटा। बोलिए। सर ब्रेकिंग पॉइंट एस टॉप, ब्रेकिंग पॉइंट क्या है बेटा, मैं समझा नहीं आप। सर आपने ब्रेकिंग पॉइंट को किससे डिनोट करा है? ब्रेकिंग पॉइंट को मैंने डिनोट करा है डी से, और ब्रेकिंग स्ट्रेस को रिप्रेजेंट कर रहा हूं S4। S4 ये ब्रेकिंग स्ट्रेस है। अच्छा अच्छा ठीक है सर। ठीक है, इसे कॉपी कर लो बेटा जल्दी से, और फिर मैं आगे की कहानी आपको बताता हूं। आगे की कहानी हम लिखेंगे, इसको फटाफट क्या क्या पूछा जाएगा, चलिए लिखना शुरू करेंगे बेटा इसके बारे में। अब हम थ्योरेटिकल बात ना करके अब इसको लिखेंगे हम। सबसे पहला पॉइंट बेटा, 4 पॉइंट में इसे मैं डिस्क्राइब करूंगा, 4 पॉइंट में इस पूरे ग्राफ को डिस्क्राइब करेंगे बेटा। सबसे पहले हम बात कर रहे हैं फ्रॉम O टू A, O से A तक ग्राफ इज अ स्ट्रेट लाइन। ग्राफ क्या है बेटा, स्ट्रेट लाइन है। दैट इज स्ट्रेस is directly proportional to strain. Stress is directly proportional to strain. Hooke's law is obeyed completely. Hooke's law is obeyed
कंप्लीटली, पूरी तरह से हुक्स लॉ क्या हो रहा है बेटा, ओबे हो रहा है, पूरी तरह से हुक्स लॉ का पालन किया जा रहा है। A is called proportional limit। प्रोपोर्शनल लिमिट, ए को क्या कह रहे हैं बेटा, प्रोपोर्शनल लिमिट, क्योंकि यहां प्रोपोर्शनैलिटी खत्म हो जाती है, इसके बाद स्ट्रेस और स्ट्रेन प्रोपोर्शनल नहीं होते, इसलिए ए को हम नाम देंगे प्रोपोर्शनल लिमिट। सेकंड पॉइंट क्या कह रहा है बेटा, सेकंड पॉइंट कह रहा है ए के बाद आफ्टर पॉइंट ए, आफ्टर पॉइंट ए द ग्राफ इज लिटिल कर्व, थोड़ा सा कर्व हो जाता है बेटा, थोड़ा कर्वी शेप का हो जाता है। द ग्राफ इज लिटिल कर्व, इट शोज दैट हुक्स लॉ इज नॉट वैलिड। अब यहां हुक्स लॉ तो वैलिड नहीं है, बट up to B, if we reduce the stress applied 0, if we reduce the stress applied 0, stress applied to 0, then the wire return back completely, पूरी तरह से 100% वायर बैक हो जाएगा, जीरो आ जाएगा, वापस आ जाएगा। दिस इज कॉल्ड, सो बी इज कॉल्ड इलास्टिक लिमिट। इसीलिए बी पॉइंट को हम क्या नाम देते हैं बेटा, इलास्टिक लिमिट का नाम देते हैं। इसीलिए बी पॉइंट को हम इलास्टिक लिमिट का नाम देते हैं बेटा। ठीक है, यहां तक फटाफट से तेजी से कॉपी करिए बेटा, क्योंकि टॉपिक कंप्लीट करना है, इसी वीडियो में कंप्लीट करना है। फटाफट से तेजी से इसे कॉपी करिए। बी पॉइंट से आगे चलेंगे बेटा। अब हम देखते हैं बी पॉइंट के बाद अब ग्राफ कैसे डील करेगा। तो हम कहेंगे बेटा थर्ड पॉइंट से, आफ्टर बी as we increase the stress, up to C, the wire show a behavior that if we reduce the stress to 0, the wire return to original state, but not completely, पूरी तरह से बेटा वापस नहीं आएगा, कुछ पार्ट रह जाएगा। दैट इज सम पार्ट ऑफ वायर गेट परमानेंटली डिफॉर्म, सम पार्ट ऑफ वायर गेट परमानेंटली डिफॉर्म, और इस वायर को जो परमानेंटली डिफॉर्म हो गया है, परमानेंटली डिफॉर्म, this deformation remaining is called permanent set, O dash, permanent set कहते हैं बेटा। as this is started from point B
So it is also known as yield point. इस पॉइंट को बेटा हम yield point भी कहते हैं, yield point भी कहते हैं। बी पॉइंट को हम yield point भी कहते हैं बेटा, इस बी पॉइंट को हम yield point भी कहते हैं बेटा। इसके बाद बेटा अगर हमने वायर को और ज्यादा स्ट्रेस पहुंचाने की कोशिश करी, इफ वी इंक्रीजेस द स्ट्रेस little more, now we observe a head and neck formation. Head and neck formation, that is, इसका मतलब क्या है बेटा? Uneven change in diameter. Uneven change in diameter. Diameter में uneven change आने लगेगा, uneven change आने लगेगा, and finally the wire break. Finally the wire break at point, कौन से पॉइंट पर बेटा? D, which is called fracture point. इसे हम फ्रैक्चर पॉइंट कहते हैं, इस पॉइंट को हम फ्रैक्चर पॉइंट कहते हैं। एंड द स्ट्रेस इज कॉल्ड ब्रेकिंग स्ट्रेस। इस स्ट्रेस को ब्रेकिंग स्ट्रेस कहेंगे बेटा। थोड़ा सा लेंदी है लेकिन लिखना पड़ेगा बेटा। 3 या 5 नंबर में ये क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। 3 या 5 नंबर में ये क्वेश्चन एक फेवरेट क्वेश्चन है एग्जामिनर का, बड़े आराम से पूछा जा सकता है। ठीक है रमन, करो, आराम से कर लो। वाईफाई की प्रॉब्लम है बच्चों के साथ।